नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा और उसके तरह आपके साथ आपको प्रोग्राम जब बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो बताते हैं आपको जो कोई नहीं बताता। और आज भी ऐसी बातें आपके इस प्रोग्राम में होंगी। आपने वैसे शुरुआत में आप हमारे कैमरा में देख तो लेते ही हैं मेहमान, तो चलिए आपको मिलवा देता हूं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। दूसरी बार आए हैं खास तौर पर आपके लिए इस प्रोग्राम में। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं प्रोग्राम में, सीनियर जर्नलिस्ट। अवधेश जी, बहुत स्वागत आपका भी। और दीपक चौरसिया जी, आपसे जिनकी मुलाकात होती रहती है हमारे प्रोग्राम में, एक बार फिर हाजिर है। बहुत स्वागत सर आपका। आज बात हम ये करेंगे कि ये जो वक्फ का बिल आया है और इसको लेकर के जिस किस्म का विरोध हो रहा है, दोनों तरफ अंदर से क्या चल रहा है, ये प्रोग्राम अंदर की बात आपको बताने का है। सरकार में इस वक्त क्या सोच चल रही है और दूसरी तरफ इसका विरोध करने वाले खास तौर पर मुस्लिम मौलाना, रिलीजियस लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप जो मुसलमानों की है, उनको क्या लग रहा है अंदर से। तो वो असलियत में, क्योंकि अगर ये कोई शतरंज का खेल है तो असलियत में कौन कहां पर है, उसकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, ये समझना जरूरी है इस वक्त। शाहनवाज साहब क्यों आज प्रोग्राम में, क्यों हमने उनको तकलीफ दी है? शाहनवाज साहब ने एक करिश्मा किया था। वो करिश्मा हुआ था किशनगंज बिहार में। एक अदद बार भारतीय जनता पार्टी 70% मुस्लिम बहुल सीट पर अगर जीती है तो वो करिश्मा करने वाले ये शख्स हैं। साल था 1999, 1999। अटल जी की सरकार बनी थी और उसमें बने थे वो कैबिनेट मंत्री। और ना उससे पहले और ना उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का झंडा किशनगंज के चुनाव में तो बुलंद हुआ ही नहीं। तो एक इन्होंने जो करिश्मा किया वो बस होकर के रह गया। और आज किशनगंज इसलिए खबरों में है क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अब से लेकर के जुलाई महीने तक का अपना कैलेंडर निकाला है वक्फ बिल के विरोध का, उसमें कल किशनगंज में एक सभा हुई थी। परसों याद कीजिए हैदराबाद में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें आपको लीड में दिखाई दे रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद चूंकि उनका घर है, लेकिन प्रोजेक्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ही था। मतलब ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्त वक्फ के खिलाफ देश भर में विरोध में अगुवा बना हुआ है। अब किशनगंज में क्या हुआ और किशनगंज क्या है, उसकी तासीर क्या है, ये आपको शाहनवाज साहब बता देंगे। सर, आप मुझे अगर 2 मिनट की इजाजत दें तो बस मैं ये बताना चाहता हूं, बहुत शॉर्ट में मैं लेकर के आया हूं क्या क्या बातें हुई हैं वहां पर, और इसी से हमको अंदाजा लगा कि आखिर चल क्या रहा है। ये अंदर मुस्लिम समाज के अंदर बात क्या हो रही है, उनके नेता क्या बात कर रहे हैं। तो सुनिए, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको। ये है कमरुल होदा, ये पूर्व विधायक हैं AIMIM के। 6 विधायक जीते थे, ज्यादातर इसी बेल्ट से, सभी लगभग इसी एरिया से, ओवैसी साहब के। एक छोड़ के सब टूट के RJD में चले गए थे। इन्होंने कहा मोदी सरकार काला कानून लाई है, ये वापस होगा। हमारे पास केवल 34 मुसलमान MP थे, लेकिन 232 ने विरोध में वोट दिया। नीतीश जी हमारा वोट लेकर 20 साल से बैठे हैं, इफ्तार में बुलाते हैं, टोपी भी लगाते हैं और हमारी पीठ में खंजर भोंक दिया। नीतीश कुमार को माफ करने के मूड में नहीं है अभी भी मुसलमान नेता, कम से कम। आगे देखिए, ये भी AIMIM के अख्तरुल ईमान, ये कह रहे हैं मुसलमान शरीयत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आजादी के 78 साल में 40,000 दंगे हुए, 90% नुकसान मुसलमान का हुआ। अब 78 साल और देख लो और इस काले कानून को एक तराजू पर रख दो। मस्जिदों में ताले लग जाएंगे। क्या मंदिर के पुराने कागजात दिखा सकते हो? अपनी पढ़ाई के नहीं दिखा सकते तो इमारतों के कहां से लाओगे? फिर आगे जो है वो मनोज झा RJD के, इनकी बात बड़ी गौर से सुनिएगा। इन्होंने कहा जब तूफान आता है ना तो पासमानदा और गैर पासमानदा नहीं देखता। शाहनवाज साहब, ये तूफान वक्त का है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं देखेगा। तूफान के वक्त एक ही रास्ता है, हाथ मिलाओ और लड़ाई को आगे बढ़ाओ। तो बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार जो है मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए, अगड़े पिछड़े, अशराफ, पसमानदा करने के लिए लाई। वो डर उनको भी है, इसलिए रैली में कहा जा रहा है गैर पासमानदा और पसमानदा नहीं देखा जाएगा। अब इसके बाद आगे साहब देखिए, ये RJD के विधायक हैं एक और किशनगंज से, इजहार अस्फी। इन्होंने कहा हिंदुस्तान की अंधी बहरी सरकार पुरखों की दी जायदाद पर हमला और कब्जा करने के लिए काले कानून को एक रात में लाती है। लेकिन तेजस्वी जी ने हमसे कहा खामोश मत बैठना। तेजस्वी जी ने कहा किशनगंज में इतनी भीड़ लाइए कि नीतीश जी को पता चल जाए। और सुप्रीम कोर्ट भी देखे कितनी भीड़ आई। भीड़ आई नहीं। कितनी भीड़ आई सर? 5,000 से ऊपर। सारी ताकत लगा ली इन्होंने उसके। हाँ, मैंने तो आपके सामने फोन करके सबसे पूछा। अभी फोन पर उन्होंने अपडेट लिया। मतलब भीड़ आ नहीं रही और उनको डर इस बात का है कि मुसलमान बट भी ना जाए, पासमानदा ये ना मान ले और ये समझ ले कि मुझे तो वक्त से आज तक कोई मेरी जिंदगी में हासिल हुआ नहीं। ये डर है लोगों में। देखिए, सही कहा आपने कि ये इनका जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का,
और उसमें सब शामिल हैं। इन्होंने पहली जगह रैली की हैदराबाद में, दूसरी जगह की किशनगंज में। किशनगंज की जो बड़ी मीटिंग होती है, जो लोग किशनगंज के सुन रहे होंगे, वो रूई ढासा मैदान में होती है। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को वहाँ ले गए और बड़े बड़े कार्यक्रम उसमें किए हैं और बड़ी रैली होती है। ये मारवाड़ी कॉलेज ग्राउंड में ये लोग जमा हुए और उसमें सब पार्टी के नेता थे। जो जदयू से लोकसभा लड़े हैं पिछला चुनाव, वो भी थे जो अब उस तरफ हैं। सिर्फ जहरीली तकरीर हुए, सिर्फ डराया जा रहा है। खुदा से डरने वाली कौम को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से डराया जा रहा है। बताइए कि किशनगंज के अंदर कौन सी मस्जिद पर ख़तरा है? न इससे मस्जिद को ख़तरा है, न कब्रिस्तान को ख़तरा है, न इससे दरगाह को ख़तरा है, न इससे खानका को ख़तरा है, लेकिन प्रचार कर दिया गया और जहरीली तकरीर हुई। आपने तो कम बताई। वो हमें पाकिस्तान भेजा जाएगा, ये भी कहा गया है वहाँ। ये तो पाकिस्तान ले ही आते हैं, क्यों लाते हैं ये समझ में नहीं आता। ये भी बोला कि 3x6 का प्लॉट खरीदना पड़ेगा तुम्हें दफन होने के लिए मरने के बाद। जितनी जहरीली, जज्बाती, अश्तियाल अंगेजी वाली तकरीर हुई है वो पूरी तरह से गलत है। और वो लोग मायूस भी थे। एक तकरीर ये भी हुई कि अगर कुर्सी खाली हो जाएगी, वो भी पढ़िए जरा। नहीं हुआ, कुर्सी खाली, कुर्सी को दिखा करके जो है बोला गया कि ये भी सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ये कुर्सी जो सामने खाली रह गई है, ये भी सुप्रीम कोर्ट देखने वाला है कि भीड़ लोग ही नहीं आ रहे। जहां किशनगंज में मुस्लिम वोटर करीब 8 लाख से ज्यादा हैं, 10 लाख, 8 मैं लड़ा था तभी 7 लाख थे, अब तो बहुत हैं। तो वहां पर अगर 5000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वहां पर कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं हुई, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर वो दबाव बनाने की कोशिश हुई कि सुप्रीम कोर्ट देखेगा, दबाव बनाओ। 3x6 की बात हुई, ये तकरीर हुई कि अगर 78 साल में 40,000 दंगे हुए, अब और 75 साल हम इंतज़ार करेंगे। मतलब क्या करेंगे? दंगा करेंगे, फसाद करेंगे? किस तरह की ज़बान है ये? पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी दिक्कत ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे से समझा दिया है, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर समझा दिया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया 2013 में, तो मैं ही पार्लियामेंट में था भागलपुर के एमपी के नाते। आपका वो बयान भी वायरल हो रहा है। नहीं, मेरा जो बयान हो रहा है, एक लाइन हो रहा है उसका नीचे निकाल के, कट एंड पेस्ट करके, शाहनवाज हुसैन ऑन वक्फ एक्ट इन पार्लियामेंट। जो लोग इंडिया टीवी सुन रहे हैं वो जरा निकाल के देखिएगा। मैंने उसमें भी बताया है कि कैसे तुमने मस्जिद को गेस्ट हाउस में बदल दिया, कैसे तुमने मस्जिद को कूड़ादान बना दिया, कैसे तुमने मस्जिद छोटी सी और दुकानें चारों तरफ बना दी, 2-2 करोड़ की पगड़ी ले ली और लिख दिया 2 लाख, कहीं लिख दिया 2000। तो आपको ये मालूम है कि आपने मुझे सिर्फ किशनगंज के एक्स एमपी के नाते बोला है? मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का 93 से 98 तक, दीपक चौरसिया जी को मालूम है, मदन लाल खुराना की सरकार बनी थी, मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। अच्छा जी। मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मेंबर रहा हूँ। पार्लियामेंट में जब भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर चर्चा हुई है तो बीजेपी की तरफ से चर्चा की शुरुआत हमने की है। और वो पूरी चर्चा, अगर कांग्रेस और दूसरे लोगों में दम है तो मेरी पूरी स्पीच को ट्वीट कर दें, एक्स पे डाल दें, जिसमें हमने उनको एक्सपोज किया है कि आपने लालू जी की स्पीच दिखा दी थी पार्लियामेंट की पुरानी। नहीं, लालू जी आपकी ढूंढ निकाली। लालू जी कट एंड पेस्ट नहीं होता है सर वो। लालू जी ने तो मेरे विचार से सहमति जताई कि जायदाद कब्जा हो रहा है। पटना का डाक बंगला चौराहा, जो पटना की प्राइम लैंड क्या है, डाक बंगला चौराहा, उस पर जितनी वक्फ की जायदाद है मुतवल्ली ने कौड़ी के भाव बेच दी। कौन जिम्मेदार है? देखिए, वक्फ की जायदाद हमने पार्लियामेंट में आज भी कही थी, हम कह रहे हैं वक्फ की जायदाद नरेंद्र मोदी गरीब मुसलमानों को सौंपने वाले हैं और वो अपने हाथ से अपनी तकदीर लिख लेगा। अब जो बात यही कहा है, अब ये बात तो साबित हो गई ना। सर आ रहा हूं। एक इनसे पूछ, शाहनवाज जी, भारत के मुसलमानों को क्या वास्तविक मुद्दे से कभी लड़ाई गई है? कि आप बता रहे हैं कि ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे पर जो है बात नहीं हो रही है। एक उदाहरण मुझे बता दीजिए पूरे इतिहास में जब भारत का मुसलमान, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का किसी मुद्दे पर उठ के लड़ा हो। समस्या तो यही है, एक मुद्दे पर लड़ा ना, और लड़ा, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और उन लोग, जो लोग ये तोड़ फोड़ और दंगे फसाद में शामिल हैं, उन पर अभी केस दर्ज होना चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर क्या कहा गया? हमने 50 डिबेट की है।
हम चीख चीख के कहते रहे, गला खराब हो गया। एक बार प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा मीटिंग में कि अपना गला चेक कराओ। हम चीखते रहे, कहते रहे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटी के लोग हैं, जिन पर जो रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनका मजहब खतरे में, उनको नागरिकता देने वाला कानून है। शाहीन बाग हो गया, दादी बैठ गई, चाची बैठ गई, जमुना पार में दंगा हो गया, पूरे देश में बिरयानी कौरमा चल रहा है, एक आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन क्या हुआ 2 साल में? जो लोग इंडिया टीवी देख रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं 2 साल में अगर एक मुसलमान की नागरिकता गई हो तो अब हमसे पूछिए। अब सर बात वही है, लेकिन वो गलत आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? अभी जो आपने फोन पे फीडबैक लिया कि इतना दम लगा दिया सबने, सारी पार्टियां और मुस्लिम पर्सनल लॉ आए लोग 5000, ठीक जी। शाहीन बाग नहीं बन रहा ना इस बार, यही तो ये दिक्कत हो रही प्रॉब्लम है उनकी। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में क्या बोला? लड़ाई लंबी चलेगी, साथ दोगे ना, सड़क पर निकलोगे ना, कोका कोला की तरह एक बार में बुज़ निकले बाहर और दोबारा बैठ तो नहीं जाओगे, बोलेंगे ओवैसी के नेचर में है ऐसी बात करना। शाहीन बाग में भी भीड़ नहीं थी। सुनिए, हम और दीपक जी गवाह है, मेरे पर तो हमले हो गए थे, इनके शो में कॉलर पकड़ के मैं मुझे खींच लिया गया था। वो एक दूसरे कारण से इकोसिस्टम ने उस जगह को घेर लिया था। कभी वहां 50,000 25,000 लोगों की वो जगह ही नहीं थी। इसलिए ये भी गलतफहमी नहीं होना चाहिए सर। जैसे भी अब दुनिया के, आपकी मीडिया ने ज्यादा बना दिया है, जो भी हो गया। दुनिया के इतिहास में मुसलमानों ने कभी कोई आंदोलन किया ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा। पूरे विश्व के इतिहास में 600 ईस्वी से लेके और 2025 के 21 अप्रैल तक कभी मुसलमानों ने अपनी मांग सही आंदोलन के तरीके से मनवाया ही नहीं है। मुस्लिम लीग ने भारत में एक आंदोलन नहीं किया और पाकिस्तान मिल गया उसको। अब कहां घूम रहे हैं कि ये क्या आंदोलन खड़ा करेंगे? ऐसा हुआ ही नहीं है वर्ल्ड में। आपको जिन्ना को हम, जिन्ना तो मुसलमान था ही नहीं, हमारे देश के मुसलमानों ने हीरो मान लिया। क्या था? अरे भाई वो शराब पीते थे, वो कुरान नहीं पढ़ते थे। भी था मुसलमान तो था। सुनिए जैसा भी था पाकिस्तान ले गया वही कह रहा और सुनिए ले गया। ये इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है कि जब जिन्ना कराची चला गया तो भागते भागते कुछ मुसलमान नेता, नाम भी लिखा है मेरे पास आया कि जिन्ना ने तो हम लोगों को धोखा दे दिया, ये तो फंसा कर भाग गया। काहे भाई फंसा के भाग गया? तो वो तो बोला था कि बस लड़ाई लड़ो, हिंदुस्तान में एक बड़ी कौम के रूप में मुसलमान रहेगी, और वो चला गया। आप सोचिए 4.25 लाख मुसलमान उस समय थे और केवल 72,26,000 गए। 494 करोड़ 494 आपको मुस्लिम बहुल क्षेत्र से 434 पर जो है 234 पर सुनिए मुस्लिम लीग जीती है। 87% से ज्यादा वोट बिहार, यूपी सब के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को दिया है। तो ये फैक्ट है, गलत तरीके से ही मुसलमानों को बड़काया गया, उसी से भारत का इतिहास बदल गया। इसलिए एक उदाहरण खिलाफत आंदोलन में भी, जो खिलाफत आंदोलन में जो यहाँ के नवाब थे, बड़े जागीरदार थे, उन्होंने कहा साहब अब तो हमें यहाँ रहना नहीं है। खिलाफत आंदोलन में हुए वो यहाँ से कुछ लोग अफगानिस्तान चले गए कि उनको यहाँ नहीं रहना। अब वहाँ गए तो पठानों ने उनसे सब कुछ लूट लिया और जो गए वो बर्बाद हो गए। 2 बार मुसलमान बर्बाद हुए, एक खिलाफत आंदोलन के वक्त में, दूसरा आज़ादी के वक्त में। और लीडरलेस कम्युनिटी थी। अभी भी तीसरा आंदोलन जो चलाया गया, जो अवधेश जी सही कह रहे हैं कि चंद लोग होते थे, कुछ जो बीजेपी और मोदी के खिलाफ इकोसिस्टम था उसका सपोर्ट बढ़ा था, तो वो जगह जगह धरने दंगे दिखाए जा रहे थे, तनाव दिखाया जा रहा था, और एकदम बेसलेस सीए पर तनाव कर सकते हैं, दंगे कर सकते हैं। अरे वो तो वो मान रहे हैं ना। वो तो अभी क्या कहा मैंने एक स्पीच पर, उन्होंने बोला तो कि पार्लियामेंट में हमारे तो 34 ही थे मुसलमान, तो 34 ही थे एमपी, 232 वोट विरोध में पड़ा ना। मतलब ये सब हिंदू लोग भी, सारे सब लोग हमारे साथ हैं इस बिल के विरोध में। एक बात जो अंडरलाइन हो गई कि भीड़ नहीं निकल रही, ये टेंशन है उनकी। दूसरा, अभी इसमें जो दूसरी बात आई कि तूफान आ रहा है, अब वो पासमानदा गैर पासमानदा नहीं देखेगा। मतलब बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं काम कर रही है। मतलब वहां जो वंचित वर्ग है मुसलमानों का, उसमें कोई रियलाइजेशन आ रही है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल रहा। देखिए, वंचित वर्ग में आ रही नहीं आ रही हो, जो भी इनके आंदोलनों की शुरुआत होती है ना, मुस्लिम इकोसिस्टम वाले जो हार्डकोर बीजेपी, आरएसएस और मोदी के विरोधी हैं, उनका इकोसिस्टम शुरू इसी तरीके से होता है। लेकिन जिस तरह से वो संस्थाओं को जकड़ते हैं, आप देखिए ना क्या परिवर्तन हुआ और कैसे सुप्रीम कोर्ट, अब वक्फ कानून को क्या सुप्रीम कोर्ट को सुनना था, हाई कोर्ट को सुनना था? ये भी एक बड़ा सवाल है जो आज पूरी तरह से घूम रहा है कि भाई बाकी संस्थाओं में तो आपने
सुन लिया, आपने कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जाइए हाई कोर्ट पे पिटिशन करिए, वक्फ को आपने सीधे सुन लिया। ऐसी क्या अर्जेंसी, ऐसी क्या परिस्थिति, ऐसी क्या चीज, तो कई सारी चीजें डिस्कशन के अंदर है। मोदी विरोधियों का इकोसिस्टम काम करता है। मोदी विरोधियों का इकोसिस्टम ना केवल काम करता है, बड़े अच्छे से काम करता है। और आप सोचिए इनकी प्लानिंग क्या थी, जो शाहीन बाग की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं, प्लानिंग ये थी कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप भारत आएगा उस दिन भारत के अंदर दंगा इस तरीके से फैलाया जाए कि पूरी दुनिया की नजरें उसके ऊपर उठे, और वो करके दिखाया उन्होंने। वो इकोसिस्टम ने वहां पर भी काम किया। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भीड़ नहीं निकल रही है, अंधेरे में है मौलाना, इसलिए इनका ये इकोसिस्टम काम नहीं करेगा, मुझे लगता है कि सतर्कता इसमें उन लोगों को और रखनी होगी जो लोग इस बिल के फेवर में हैं। वरना कब, कैसे और किस तरीके से क्या क्या परिवर्तन हो जाए। ये चंद्रशेखर की पार्टी के एक नेता वहां पर थे, और इन्होंने जो बात कही ये मुझे बताइएगा। ये बोल रहे हैं इमारत शरिया के मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी, इन्होंने जो कहा और मैं इनसे सहमत हूं। इन्होंने कहा अब तुम्हें क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट पूरा एक्ट खत्म कर देगा वक्फ का, जो कानून बना दिया है सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट उसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगा सकता है, एक्ट को नहीं खत्म कर सकता सुप्रीम कोर्ट, ये वो खुद मान रहे हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो लड़ाई वो चलती रहेगी, उसको भूल जाओ। वो तो बिहार, तुम्हारी लड़ाई सड़क की है। बिहार में जो इमारत शरिया है, बिहार उड़ीसा उसके चीफ हैं ये। अच्छा, और ये जब ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा भी रहे हैं। हाँ। सवाल है कि जो मोदी जी ने जो एक निजी प्रोग्राम में जो बातें कही कि ये जो वक्फ की जायदाद थी इसका मकसद क्या था, जो अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में कहा कि वाकिफ का मकसद यानी जो दान करता है उसका मकसद क्या था, गरीब को, यतीमों को, बेवाओं को, विधवा को, उनके बच्चों को तालीम के लिए, उनकी मदद के लिए ये वक्फ किया गया था। और मकसद क्या हुआ कि 5 स्टार होटल को दे दिया गया, उस पर पैसे बना लिए गए। और जो गरीब मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुस्लिम हैं, जिनको आज तक वक्फ की जायदाद से 75 साल में 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ है, उनको इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में उम्मीद की लौ दिख रही है। और उनको लग रहा है कि मोदी जी ने हमारे लिए किया है। तो जिस तरह ये लोग, जैसी तकरीर हो रही है इस पर तो आग लगा देंगे, लेकिन इनकी बात चल नहीं रही है। ये पेट्रोल की रफ्तार से तकरीर कर रहे हैं और उसमें कह भी रहे हैं कि हमें बंटना नहीं है, हमें ये नहीं करना है। अब एकदम साफ हो गया कि आज बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग समझ रहे हैं कि ये उनके लिए अच्छी नीयत से लाया हुआ कार्ड चल रहा है। मतलब नहीं, हमारा कार्ड नहीं, हमारा तो हमारी जिम्मेदारी है जो समाज में बहुत पीछे छूट गए हैं। देखिए शाहनवाज जी हमको आगे लेके आना है। शाहनवाज जी बोल सकते हैं, लेकिन न तो अतीत ऐसा बताता है, न वर्तमान की स्थिति है, न और भविष्य जो है को हम मान ले कि चिंताजनक नहीं है। देखिए हम लोग पासमानदा के प्रति हमारी पीड़ा होती है, लेकिन भारत में जितने बड़े दंगे हुए हैं उसमें मैक्सिमम पासमानदाओं की भूमिका रही है। आपको बहुत आश्चर्य होगा, इसमें कोई, इस बार तो शिया सुन्नी तक एक हो चुके हैं यहाँ कि अब इस बार हमको करो या मरो की स्थिति है। और ये बात सही है कि जो वक्फ की नीचे स्तर की स्थिति है उसमें आम मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि इसमें हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन जैसे ही आप मजहब की बात करते हैं ना, जैसे ही उसके बाद सब खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि उस इकोसिस्टम ऐसा है कि उस कुछ नहीं करेगा तो 4 ऐसा वीडियो आपको डाल देगा ये अल्ट और बाकी न्यूज पर, जिसके कारण देश में आग लग सकती है। अच्छा ठीक, तो आपका और आपका दोनों का कहना यह है कि ये विरोध की आग, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल नहीं, आप भी बिल्कुल नहीं। शाहनवाज साहब कह रहे हैं कि भाई ये काम नहीं कर रहा, ये ऑपोजिशन का और इन नेताओं का मुसलमानों को भड़काने का काम जो है, कार्ड जो है वो प्ले नहीं कर पा रहा है। अब एक दूसरा, अब आपको पॉलिटिकल पहलू पर लेकर के आता हूँ। शाहनवाज जी हमारे साथ बिहार में अभी मंत्री भी रहे। कुछ भी आप किसी भी चीज पर सवाल खड़े कर सकते हो, नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल खड़े कर सकते हो, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल सेंस पर और पॉलिटिकल टाइमिंग पर तो सवाल नहीं खड़े कर सकते। एकदम नहीं, उनका विरोधी भी नहीं कर सकता। सोच समझकर यह बिल लेकर के आया गया। बिहार का चुनाव 6 महीने बाद खड़ा है, मोदी जी जानते थे ना, हमसे पहले जानते थे, फिर भी बिल लाए, पास भी कराया। लोगों ने कहा बिहार में 1 वोट नहीं मिलेगा मुसलमान का। नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, सबको ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई, तब भी बिल पार्लियामेंट में रखा, पास भी कराया। तो इसका मतलब बीजेपी को, एनडीए को इस बिल से कोई फायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा, वरना क्यों लाते? तो वो फायदा क्या है, वो गणित समझा दीजिए। देखिए, बहुत मैंने शुरू ओपनिंग रिमार्क में कहा
ये अच्छी नीयत से गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, बेसहारा मुस्लिम, उनके हक में लाया हुआ बिल है। मोदी जी के शब्दों में उन्होंने जब बोहरा कम्युनिटी के लोग मिले तो उन्होंने कहा पिछले 19 से मेरे पास ये खबरें आ रही थी कि ये एक तरह की दिक्कतें हैं और अच्छे नीयत से वो लाए हैं। हमारा वोट मकसद नहीं है, चलिए लेकिन फायदा होगा ना। लेकिन ये बात सही है कि जो गरीब मुसलमान है वो कहता है ये तो अमीर लोग बैठे थे, मुतवल्ली दुकान बेच रहा था, ये वक्फ बोर्ड के लोग लूट रहे थे, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। कम से कम अब मोदी जी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाए हैं, इससे हमारा तो कुछ भला होगा। इसलिए वोट किसको देगा? ये तो समस्या है। बताने वाला सवाल आपने शर्मा भाई से पूछ लिया सर, इतना बताने वाला मैं तो आज तक वो मुसलमान ढूंढ रहा हूं जिन्होंने इनको 99 में वोट किया था। नहीं, हमें 99 में भी दिया है, भागलपुर में भी 2 बार लोगों ने दिया है, वो कम हो सकते हैं, लेकिन रिफॉर्म का काम नहीं किया। इन्होंने अवधेश जी ने एक बड़ी बात कही कि जो आप समझते हैं पसमानदा मुस्लिम, या मैंने 1-2 दंगे की स्टडी की है। आप जानते हैं कि जब मैं भागलपुर चुनाव लड़ने गया तो बहुत से लोग इस पक्ष में नहीं थे कि जहां हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ वहां बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट दे, और वहां हिंदू 85% और मुस्लिम 15%। और दीपक चौरसिया जी ने मुझे फ़ोन किया था उस बीच चुनाव में कि मैं गया तो एक मंदिर में चला गया, तो वो कोई व्यक्ति है वो मंदिर को धोने आ गया गंगा जल से, और तो इन्होंने मुझे कहा इतना क्यों घबरा रहे हो, अगर कोई धोने गया है तो समाज में संदेश भी जाएगा कि आप सब समाज की इज्जत करते हो, सबको एक नज़र से देखते हो। और वहाँ पे बड़ी कोशिश हुई, और उस जगह भी मैंने देखा कि जब दंगों का रिकॉर्ड निकाला तो अवधेश जी की जो एक बात है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ विकास की रोशनी कम पहुँची है दोनों कम्युनिटी से, वही लोग नामजद थे। एक भी ऐसा मुस्लिम या हिंदू में जो पढ़ा लिखा कम्युनिटी का लोग है वो कौन जाता है? आप अपने बच्चे को कहाँ इजाज़त दोगे या कि जाकर तनाव करके आओ? तो जो अब मुसलमान के लिए एक दिक्कत यह है कि हम इसको ले जाना चाहते हैं, एकदम मुसलमानों को समझा रहे हैं कि ये अच्छी नीयत से लाया हुआ है जी। और हमारे मुखालफिन समझा रहे हैं कि तुम्हारी मस्जिद गई, तुम्हारा मदरसा गया। वैसे कह रहे हैं जो दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी है वक्फ की, जो दिल्ली जब नोटिफाइड हुआ था तो वो सारी प्रॉपर्टी में मस्जिद कब्रिस्तान सब नोटिफाई हो गया राजधानी में, तो 123 प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई किया कम पैसे में। कुछ लोग कोर्ट में चले गए, वो मामला अभी भी कोर्ट में है। तो वैसे ही डरा रहे हैं कि पार्लियामेंट के सामने जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो, कल गवर्नमेंट चिपका देगी कि ये मस्जिद नहीं है और तुम नहीं जा पाओगे। तो ये जानबूझकर मुसलमानों को डरा रहे हैं, भड़का रहे हैं। ऐसे भी वो वैसी भड़काऊ भाईजान है, अंडरस्टैंडिंग बताता हूं, काम ही यही है। हो सकता है उससे डिसएग्री करें, भाई क्या सोच हो सकती है बिहार चुनाव से ये बिल लाने से पहले, बिल लाने की क्या होगा? 2 ही सूरत है, या तो मुसलमान जिसको समझा रहे हैं कि हम समझाना चाहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम्हारे फायदे के लिए लाना, वो समझ जाएगा और हो सकता है उसका कुछ वोट हमको मिल जाए, या कम से कम उसकी हमसे दूरी थोड़ी कम हो जाएगी अगर ये पॉजिटिव ट्रैक पर चला। अगर उल्टा चला तो क्या होगा? मुसलमान वोट नहीं देगा, पहले कौन सा देता है, उसका फायदा क्या होगा? इतना शोर होगा वक्फ का कि हिंदू कम्युनिटी में एक बड़ा सेक्शन है जो चाहता है कि ये बिल कानून बने, वो इसके पक्ष में है, वो लपक के खड़ा हो जाएगा। तो इसमें कोई नुकसान वाली प्रोपोजिशन नहीं दिखाई देती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही इंटरप्रेट किया। और मैं सिर्फ यहाँ पर आपकी बात में एक एडिशन यहाँ पर करना चाहूँगा कि लगातार हिंदू संत संगठन जितने भी हैं उनसे ये कंप्लेन थी वक्फ बोर्ड जो कुछ कर रहा था, क्योंकि उन्होंने काउंटर में भी कहा था ना, हमें भी सनातन बोर्ड बनाने की इजाज़त दे दीजिए, हमारे लिए भी इस तरीके का बोर्ड बना दीजिए। और आप देखिए ये जितने मंदिर हैं, ये जितने मठ हैं, इनसे जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अब मैं अयोध्या के मंदिर का ही, अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की बात करूँ, लगभग 400-425 करोड़ का उन्होंने GST भरा है। वक्फ ने कितना भरा? ये भी सवाल है, तो भरेगा क्या? सब तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आप देश की इकोनॉमी के अंदर आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे जितने मंदिर हैं वो देश की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वक्फ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 0% सन्नाटा। यार ये तो ये जो MIM के नेता हैं
ये किशनगंज में कल भी ये बोले कि ये मुतवल्लियों ने सब जो है चोरी कर रखी है, लूट मचा रखी है, इनको तो ऐसा जहर डालो इन खटमलों पर, मच्छरों पर, ये बिल्कुल बर्बाद हो किसने दिया जाए। उनको? लेकिन और इनकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मालूम है शाहनवाज जी को, देखिए जहां तक आप जो इसका पॉलिटिकल रिपरकशन चाहते हैं, पॉलिटिकल, देखिए ऐसा है कि इस समय चुनाव को देख के तो इन्होंने बिल नहीं लाया है, क्योंकि इनका वायदा था, घोषणा पत्र में था, लेकिन चुनाव है तो पॉलिटिकल पार्टी सोचेगी। पहले का देखेंगे 2020 का चुनाव, सीएसडीएस का सर्वे में पहले भी बोल चुका हो, उसमें साफ आया है कि मुसलमानों का 80% लगभग या उससे थोड़ा ज्यादा वोट जो है अगर देखेंगे तो वो आरजेडी प्लस को गया है। 12% के आसपास, 11 कुछ प्रतिशत, 12% के आसपास जनता दल के पूरे ग्रुप को मिला है। तो मुसलमान वोट दे ही नहीं रहे हैं, जो शाहनवाज जी कर नहीं दे रहे ना। एक वीडियो मैं देख रहा हूं, एक नौजवान मुसलमान लड़का आज ही खूब चल रहा है, बोला कि हमको 30,000 फलानी योजना से मिल गया, मोदी सरकार से 10,000 इतना से मिल गया, 12,000 इतना से मिल गया, तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वोट किसको दोगे? तो वोट तो कांग्रेस को देंगे या दूसरे दल को देंगे, काहे दोगे? तो ये तो हमारे मजहब का सवाल हो जाता है ना, कि भाईचारा खत्म हो रहा है, मजहब खत्म हो जा रहा है। तो ये जो समस्या आती है ना, लेकिन उस रूप में कुछ जगह हिंदू यूनाइट होकर के वोट डाले हैं। लेकिन पिछले चुनाव में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में जो ये संविधान खत्म हो जाएगा, दलित मुस्लिम एक और आरक्षण खत्म हो जाएगा पूरी काफी हद तक, और राजस्थान में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और हरियाणा में आंशिक रूप से उसका असर हो गया, और उसका बीजेपी पर असर पड़ गया। नहीं तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार की बात बता रहे थे, मुस्लिम वोट कोई चिंता करने का फैक्टर नहीं है इनके लिए। इस समय की परिस्थिति में बिहार में जितना हिंदुओं में दिख रहा है आक्रोश, ये देख करके बीजेपी वहां वैसे उत्तर प्रदेश और बाकी की बीजेपी नहीं ठीक से करेगी, तो इस बार 1977 ये दोहरा सकती है नीतीश कुमार और भाजपा की दोनों मिल करके 1977 की तरह वन साइडेड चुनाव के परिणाम आ सकते हैं, जो परिस्थिति बनी हुई। अच्छा, यस, 2010 की तरह भी कही। हाँ, 2010 में तो हम 210 सीट जीते, थोड़ा 243 में। हाँ, और 2010 में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी और नीतीश कुमार दो पार्टी मिलके हमने डबल सेंचुरी मार दी थी। और इस बार भी मान रहे हैं इसीलिए लाए थे ना बिल? नहीं, मैं तो इसको नहीं मानूंगा। नरेंद्र मोदी जी ये बहुत अच्छी नीयत से बिल लाए, इसमें कहीं वोट की नहीं है। ठीक है, अवधेश जी का कहना सही है कि इस पर लोगों में जो पॉजिटिव भी हो रहा है लोगों के अंदर कि अच्छा बिल लाए, तो मुस्लिम में जो गरीब मुसलमान हैं उनको लग रहा है कि हमारे हक में, और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो हिंदू कम्युनिटी है, उनको लग रहा है कि अच्छी अगर बिल लेके आए हैं, इनके हक में लाए, तो इतना हंगामा मजहब के नाम पे क्यों कर रहे हैं, ध्रुवीकरण क्यों कर रहे हैं? तो उसके वजह से हो सकता है कि हमारे पक्ष में माहौल और बने, और मैं इनसे सहमत हूं कि ये कह रहे हैं 77 की तरह। मैं तो नीतीश कुमार जी के 2010 में हम लोग कैंपेन किए थे, तो यकीन नहीं करता है 210 सीट जीत गए, 243 में। नहीं, उससे मैं तो बोल रहा था तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता पद लायक भी सीट नहीं मिलने वाली है बिहार। अभी सर्वे आया है, 23 सीट भी नहीं। तेजस्वी यादव नंबर 1 चल रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री के सवाल पर। सुनिए, सर्वे आपको लगता है ऐसे? मुझे नहीं पता सर, अब आ रहा है सर्वे में। अब ये तो मुझे, उसमें तो लगातार 2 सर्वे सर, उसमें तो प्रशांत किशोर को नंबर 2 17%। हाँ, नीतीश जी नंबर 3 हो गए उसमें। ये अजीब टाइप का मैं सर्वे। अच्छा, ये बताइए कि तेजस्वी यादव माई समीकरण की बात करते हैं, और अब सर्वे आ गया, सर्वे में कहते हैं 14% के करीब यादव हैं और 18% के करीब फेक मुसलमान हैं। ठीक है, जो सर्वे कह रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव जब भी मौका मिलता है माई समीकरण में, तो लालू यादव जी चीफ मिनिस्टर, राबड़ी जी चीफ मिनिस्टर, तेजस्वी यादव लीडर पार्टी के और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो क्या यादव से कुछ ज्यादा टिकट मुस्लिम को देने वाले हैं या सिर्फ वोट लेंगे? और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कांग्रेस को भी कि आप 50% टिकट दे दो मुस्लिमों को, कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो मुस्लिम को। आपको अगर मुस्लिम का दर्द है तो थोड़ा दवा भी दो ना, सिर्फ दर्द दिखाते हो, दवा खुद ले लेते हो, ये तो नहीं चलेगा। पीछे कांग्रेस के नेता ने कहा था कि डिप्टी सीएम का नाम आप बताओ कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे मुसलमान। वहां तो मुकेश सहनी कह रहा है कि मैं डिप्टी सीएम हूं। तो एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि उनकी आबादी 3 से 4% है, तो वो डिप्टी सीएम होंगे तो मुसलमान क्या झाल बजाएंगे? अच्छा सर, तो यादव और मुसलमान में कोई प्रतिस्पर्धा भी हो जाएगी, राजद की बात कर रहा हूं, आपको क्या फायदा उससे? नहीं, हम वो आपको थोड़ी वोट कर देगा। हम तो कह रहे हैं कि हम 210 से ज्यादा सीट जीतेंगे, ये हम कह रहे हैं। हमें तो फायदा पता है कहां से होना है।
ये तो हमें अच्छे से मालूम तो है। बताइए ना, और कहाँ से? देखिए, बिहार में एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर है और बिहार में जितनी तरक्की हुई है, रोड, बिजली, पानी, सड़क, ये अन्य राज्यों के तुलना में बिहार बहुत आगे है। दूसरा, रोजगार भी, सरकारी रोजगार बहुत दिया। नीतीश कुमार सुबह 7 से 8 किलोमीटर वॉक करते हैं, 9 बजे सीट पर बैठ जाते हैं। तेजस्वी यादव कम से कम उनसे आधा तो वॉक कर लें। उनको कह रहे हैं ये बीमार हैं, इनकी तबीयत खराब है, उससे भी बहुत नाराज़गी हो रही है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो इतना अनुभव वाला हो, आप आज संपादक हैं तो आपने एज ए रिपोर्टर ज्वाइन किया, आपको अनुभव हुआ तो आप संपादक हुए, तो आपके अनुभव का लाभ हो रहा होगा ना। आज नीतीश कुमार मोस्ट एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर, एक बात और है, बढ़िया काम कर रहे हैं। कल को मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा, कोई और मेरी जगह ले लेगा। एक इनको ऐड कर दो, अस्वस्थ क्यों एक होंगे? लाइन ऐड कर जो देता हूं। पूछ रहा हूं आपसे। अरे भाई, एक सेकंड। एक लाइन ऐड 38 कर जिले में नीतीश कुमार जी ने जाड़े में 38 जिले का दौरा किया, प्रगति यात्रा, सब जगह काम नोट किया, कैबिनेट में पास किया, इंप्लीमेंट कर दिया। ऐसा आपने कहीं देखा है क्या? प्रशांत किशोर कह रहे हैं अपने कैबिनेट के लोगों के नाम और विभाग बता दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आजकल तो मोबाइल नंबर जो है ना, पहले मुझे 20 मोबाइल नंबर याद रहता था, अब मेरी पत्नी के अलावा मुझे किसी का मोबाइल नंबर नहीं याद है। देखिए, आजकल जमाना बदल गया भाई, आप ही को याद है 50 नंबर याद है पहले। देखिए, ऐसा है पहले की तरह। अभी आप ये नीतीश जी का स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं है। नाम बता दें, आप ही सारे कैबिनेट मंत्री का नाम भारत सरकार के बता देंगे क्या? आप तो यंग आदमी। इसका दूसरा उत्तर, ये कैसे? शाहनवाज ये जी, सब थोथा तर्क दिया जा रहा है नीतीश कुमार जी को बदनाम करने के लिए। नीतीश जी का स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। नीतीश कुमार, मैं मिल के आया हूं, पूरी तरह स्वस्थ हैं, फिट हैं और बिहार की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ज्यादा स्वस्थ हैं। ईश्वर उनको ऐसा स्वास्थ्य दे कि पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री विधानसभा में कई ऐसे सच बोल रहा है जो पहले नहीं बोला जाता था। जैसे राबड़ी जी को बोलते रहे इसको कुछ आता है, ये बेचारी को कुछ आता है, इसको तो हस्बैंड जेल जा रहा था, बना दिया, चुप रहो। ये कौन बोलता बिहार में? किसी की हिम्मत थी? सही कहा या गलत? वही तो कह रहा हूं ना। अब तेजस्वी को कह रहे इसको तो मंत्री बना दिया, इसको कोनो काम नहीं आता था, बैठ। तो ऐसा कौन बोलता है? इसको 2-2 को आदमी देना पड़ा काम कराने के लिए। तो वो तो बेहतर तरीके से ईश्वर ऐसा स्वास्थ्य उनका बनाए रखें जो बिहार में कभी बोला नहीं जाता सामाजिक न्याय के नाम पर। वो कई बातें लगातार बोल रहे हैं, इसलिए कहते हैं स्वस्थ हो। मैं तो कहूंगा कि कुछ ज्यादा स्वस्थ हैं। चलिए अच्छा ठीक है। आप दोनों का कहना ये था कि वफ की वजह से या कोई भी वजह से बिहार में एक तरफा चुनाव हो सकता है, आप बताइए। मुझे भी लगता है बिहार में एक तरफा चुनाव हो सकता है। और ये जो काउंटर पोलराइजेशन की जिस संभावना या जिसकी बात हम कर रहे हैं ना, बीजेपी किसी भी काम को करने से पहले, आपको लगता है कि वक्फ बिल पे उसने इतनी ढील दी, पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया, फिर दुनिया भर की कंसल्टेशन हुई, उसके बाद फिर से बिल बना, बिल बन के पेश होके पास हुआ। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप पुराना ट्रेंड भी देखेंगे तो बीजेपी के जो बड़े फैसले हैं, जैसे 370 हटाना, आप सत्ता में आए 2019 में, आपने तुरंत 370 हटा दी। सीएए और बाकी काम करना, आप आए सत्ता में, आपने सीएए का कानून बना दिया। विरोध हुआ एक अलग बात है। तो उनका ये कैलकुलेशन वक्फ के बारे में था, रहा होगा। और मैं आप सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, मैं इससे एक कदम आगे आंध्र प्रदेश में भी चला जाता हूं। 2014 आंध्र प्रदेश बीजेपी में चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी साथ थे। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने। 2019 साथ नहीं थे, वो सेक्युलर हो गए। चंद्रबाबू नायडू अपना चुनाव बुरी तरह हारे, लोकसभा का चुनाव बुरी तरह हारे, और एक बार फिर जब वो बीजेपी के साथ आए वो चुनाव जीत लेते हैं। और आप भूलिए मत, आज की तारीख में उस अलायंस को सीमेंट पवन कल्याण कर रहे हैं, जो हिंदुओं के सबसे बड़े पुरोधा बन के उभरे हैं दक्षिण भारत के अंदर। तो ये जो देश भर के अंदर हो रहा है ना, उसको भी नकारा को नहीं जा सकता, ना ही उससे प्रोग्राम में थोड़ा कम मुंह समय, मोड़ा लेकिन जा मैं एक चर्चा आपके सामने जरूर करना चाहता हूँ। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, कल उनकी एक स्पीच मैंने सुनी सर, 50 मिनट की स्पीच मैंने पूरी सुनी। उसमें बहुत सारी बातें होंगे, और वो इतने वेल लर्नेड आदमी है, एक्सपीरियंस है, खासकर रिलीजियस नॉलेज बहुत है उनको, इस्लाम की बहुत जानकारी है, कुरान उनके टिप्स पर रहते हैं। उन्होंने एक बात कही जो बहस हमारे यहाँ कभी कभी दबी दबी होती है, उन्होंने उसको खुलकर छेड़ दिया। मुसलमानों से ही कहा, मुसलमानों का ही फंक्शन था। उन्होंने कहा ये माइनॉरिटी क्या होता है, तुम माइनॉरिटी हो। मुसलमानों से कह रहे थे तुम माइनॉरिटी हो। शाहनवाज साहब यहाँ बैठे हैं, हिंदुस्तान की सरकार में बड़े से बड़े पद पर वो रह लिए। उन्होंने कहा जब तुम माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम करते हो, तुम अपने आप को बाकी से अलग कर लेते हो, अलग कर रहे हो, इसीलिए तुम पर सारे सवाल खड़े होते हैं। मत करो, बोलो मैं औरों के जैसा हूं, ये हिंदू है, मैं इसके जैसा ही हूं, मुझ में और इसमें कोई फर्क ही नहीं है। सारी योजना हिंदू जैसी ही मिल रही है, हर फैसले वैसे ही मिल रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज है जो हिंदू को मिल रहा, आपको मिल रहा हो, मुझे ना मिल रहा हो,
फिर भी हम कहते हैं कि हम माइनॉरिटी में इतनी बड़ी आबादी जिसमें कई देश समा जाए, पूरे अरब आ जाएं, और वहाँ के भी अगर मुस्लिम इस इन्फेरिटी कम्प्लेक्स में अपने को इन्फीरियर समझ रहे हैं कि हम माइनॉरिटी हैं, आप अच्छा काम करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फीलिंग लेकर कब तक चलेंगे कि सिंपैथी मिलती रही है, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है। आज देखिए, आप कुछ स्पेशल चाहते हो हमेशा नहीं, कि मैं माइनॉरिटी हूं, मेरे साथ कुछ अलग ट्रीटमेंट हो। नहीं अलग, हम तो आज जो समझदार लोग हैं वो चाहते हैं कि एक भारतीय के साथ जो ट्रीटमेंट हो वही हो। और नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों को एक भारतीय के नाते अपना फर्ज और जिम्मेदारी मानकर काम कर रही है उनके लिए। जो भी योजना चल रही है, एक भी योजना ऐसी है जिसमें कह दिया गया कि मुस्लिम को नहीं। आप सहमत हैं अब इस बात से यूपी में कि- देख लें, मैं यूपी में बैठा हूँ, यूपी के अंदर जो पक्के मकान बने मिले हैं उसमें मुस्लिम की आबादी के तनासुब में ज्यादा मिल गए, आप क्योंकि सहमत हैं कि गरीबी रेखा के मुसलमानों को नीचे इस- ज्यादा वो थे। मुसलमानों को इस माइनॉरिटी के टैग से बाहर निकलना चाहिए। भाई माइनॉरिटी के टैग से तो बाहर पहले ही निकलना चाहिए, देर कर दी है। उनको भारतीय का टैग लेके चलना चाहिए। हम भारतीय हैं, जो भारत की सरकार करेगी, जो राज्य की सरकार करेगी वो सबके लिए करेगी, हमारे लिए भी करेगी। इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर इस नारे से हिंदू प्रभावित हो और मुस्लिम ना हो तो इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? मतलब इस नारे को तो चिपका लेना चाहिए अपने ऊपर। अपना सबसे बड़ा प्रिविलेज मुसलमान कैसे छोड़ सकता है? अगर वो माइनॉरिटी ही नहीं रहेगा तो विक्टिम कार्ड कहाँ से खेलेगा? आपकी छाती पे मूंग कहाँ से डलेगा? अब विक्टिम कार्ड को उसकी कौन- इच्छा यही है कि कौन यहाँ ऑन पर कर रहा है? अरे हम शहनवाज लोग, हमारी भाई, सरकार अब शहनवाज भाई, विक्टिम कार्ड को ऑन नहीं कर रही। मैं बड़ी- हम तो कह रहे हैं सबके साथ ट्रीट जैसा करेंगे वैसा आपके साथ करेंगे। ये कह रहे हैं ना वो- आपका मैंने आपकी तुष्टीकरण समाज की करेंगे, तरफ से बात ना कर रहे हैं। आपको भेद मैंने आपकी करेंगे। बात मानी। ये जो इकोसिस्टम है ना, इसका सिर्फ एक ही कहना है कि भाई मुझे छाती पे मूंग दलना है। वो चाहे सही चिंतन करने वाला मुसलमान भी हो, वो सही चिंतन करने वाला क्रिश्चियन भी हो, और वही सही चिंतन करने वाला हिंदू भी हो। बस काम क्या है? एक न्यूसेंस क्रिएट करना है। और आप देखो, किसी ना किसी बात पर 24 में से 25 घंटे जो है खतरे में रहता है मजहब। ये एक ये तो हकीकत है। मुसलमानों ने खुद के मजहब को इतना कमजोर किया है ना भाई, किया है, इतना 24 में से 25 घंटे खतरे में भाई। बिना बात खतरे में क्यों हो भाई? ये हर देश में हो रहा है, ये केवल भारत में नहीं है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता मिलेगा जो कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो वोट दे उसका भी विकास, जो न दे उसका भी विकास। ऐसा बड़ा दिल 56 इंच की छाती वाला ही नेता कह सकता, और कौन कहेगा? तो अम्बेडकर जी ने लिख दिया था कि मुसलमानों का ब्रदरहुड जो है, उनका भाईचारा केवल अपनी कम्युनिटी के लिए है। इससे बाहर निकालना इनको कठिन है, असंभव है। सर ये बताइए, बस समय हो गया। ये जो लोग निकले सर, ये उनको जियोलॉजी में जो ये रेयर स्पीशीज का एक वो होता है, ये कैसे तय होता है सर कि कोई ये रेयर स्पीशीज है? क्या कहते हैं उसको हिंदी में आपको सर? अभी भी डाउट है क्या? क्या कहते हैं हिंदी में? कहते हैं क्या उसको सर? दुर्लभ प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति, दुर्लभ विलुप्त हो प्रजाति। सकती है। हाँ। ऐसा तो पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए ना। बीजेपी का मुसलमान बैठा है हमारे सामने, मुझे इसलिए याद आया दुर्लभ प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति नहीं है, हम मेन स्ट्रीम के प्रजाति हैं। ठीक है, संख्या उधर ज्यादा होगी। आजादी के वक्त में मौलाना अबुल कलाम आजाद की वॉइस बहुत शो बॉय कहा जाता था। जिन्ना के साथ ज्यादा लोग थे, लेकिन सच्चाई का रास्ता मौलाना अबुल कलाम आजाद का था, वैसे, जिस पर हम चल रहे हैं। एक लाइन साढ़े हार्टेड 3 comment। दशक मोटा मोटी हो गए। 3 दशक से बहुत ज्यादा ही बहुत साढ़े शुक्रिया 3 शर्मा दशक साहब, हो बहुत धन्यवाद। आप प्रोग्राम में आए, दोबारा बहुत अच्छा लगा। अवधेश जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका।